Hello everyone, today we will learn about isolation of DNA and selection of the transformant from the non-transformant. These two topics are included in the steps of recombinant DNA technology and they are in chapter Biotechnology Principles and Processes, which is chapter number 11 in 12th class NCERT biology book. Let's start it. Separation and isolation of DNA fragments. Here in recombinant DNA technology, firstly we isolate the target DNA. सबसे पहले बेटे हम target DNA को isolate करते हैं, which is the gene of interest for us, and then by using the restriction enzymes और restriction endonucleases हम DNA के fragments बनवा देते हैं, बन जाते हैं इससे DNA के fragments, DNA कट हो जाता है restriction endonucleases के कारण से। और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको हम बेटे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इन फ्रेगमेंट्स की सैंपल को हम इलेक्ट्रोफोरेटिक ऑपरेटस में डाल देते हैं और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफोरेटिक ऑपरेटस है विच इज़ यूज्ड टू सेपरेट द डीएनए सेगमेंट्स और द फ्रेगमेंट्स, दैट इज़ द एगरोस जेल, that electrophoretic apparatus uses agarose gel for separating the DNA fragments. DNA in vivo negatively charged रहता है and therefore it will move under the influence of electric field, it will move toward the positive electrode. इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम फ्रेगमेंट्स को, किसी भी कंपाउंड के कंपोनेंट्स को या बायोमॉलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स को, जैसे अगर प्रोटीन्स है तो डिफरेंट प्रोटीन्स को, डीएनए है तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज ऑन देम और ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफोरेटिक अपरेटस है इसमें एक बफर यूज़ किया जाता है और बफर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है उस सैंपल को। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर ये फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं और बेटे जेल के अंदर हम इसके लिए जो मीडियम यूज़ करते हैं दैट इज़ जेल। फॉर डीएनए वी यूज़ द एगरोस जेल। एगरोस की सीविंग इफेक्ट के कारण से और डीएनए के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण से डीएनए के फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। दे विल सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज through the sieving effect provided by the agarose gel. Here you can see the diagram. This is diagram of agarose gel. यहाँ पूरा इलेक्ट्रोफोरेटिक अपरेटस नहीं दिखा रखा, सिर्फ ये एगरोस जेल दिखा रखा है जिसके ऊपर ये वेल्स हैं। ये वाइट कलर के जो बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर द वेल्स। इन वेल्स के अंदर बेटे हम अपना डीएनए सैंपल जिसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करवा दिया है वो सैंपल इन वेल्स के अंदर डालेंगे। इसको इलेक्ट्रोफोरेटिक अपरेटस में रखेंगे। हॉरिजॉन्टली ये पड़ा रहेगा ये पूरा कैसेट एंड देन बफर इसके थ्रू रन करे, इसके ऊपर से रन करेगा और जो डीएनए सैंपल है दैट इज़ ऑल्सो डिजॉल्व्ड इन द बफर एंड डीएनए विल सेपरेट अकॉर्डिंग ड्यू टू द सीविंग इफेक्ट ऑफ एगरोस एंड इट विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बिकॉज इट हैज़ इन वीवो इट हैज़ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। तो यहाँ आप देख सकते हैं बेटे जो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट है डीएनए के वो ऊपर की तरफ है एंड द स्मॉलेस्ट विल मूव टुवर्ड्स द बॉटम, क्योंकि सीविंग इफेक्ट है। जो सबसे छोटे हैं वो तो फटाफट नीचे पहुँचेंगे और जो बड़े हैं दे विल रिमेन ऑन द अपर साइड ऑफ द जेल। दीज डीएनए सेगमेंट्स, दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स दे कांट बी विजुअलाइज्ड एज सच कि आप सोचो कि आपने इलेक्ट्रोफोरेटिक अपरेटस में इसको रख दिया, रन किया फॉर 1 और 2 आवर्स और उसके बाद आपको कहीं इसमें आप सोचो कि रेड या ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देंगे। ऐसा नहीं होगा। जब आप इस पर बेटे स्टेन डालेंगे, स्टेन आप कौन सी यूज़ करेंगे हियर, इथीरियम ब्रोमाइड, यहाँ आएगा इथीरियम ब्रोमाइड आप यूज़ करेंगे एंड देन यू विल एक्सपोज दिस कैसेट टू द जेल टू द अल्ट्रावायलेट लाइट। तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है दे विल शो ऑरेंज रेड कलर बैंड विल बी विजुअलाइज टू यू एंड इसमें से जो हमारा टारगेट डीएनए फ्रेगमेंट होगा उसको हम एल्यूट आउट कर लेंगे। एल्यूशन का क्या मतलब होता है कि एक्सट्रैक्शन कर लेना उस डीएनए फ्रेगमेंट की फ्रॉम द जेल, उसे प्योरीफाई करना एंड देन वी विल यूज़ इट फॉर द recombinant DNA technology. Now next is transformation. What is transformation? ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस होता है बेटे जिसमें डीएनए जो है दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल।
A piece of DNA, here it is written, a piece of DNA is introduced into the host bacterium. जैसे आपने अगर ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट आपको याद हो, जो आपने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो उसमें वो उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहा उसे? क्योंकि उसमें हम जब हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को रफ के साथ मिक्स कर रहे थे तो माइस को निमोनिया हो रहा था और माइस की डेथ हो रही थी। तो दिस मीन्स, और ग्रिफिथ ने कंक्लूड किया कि देयर इज समथिंग इन हीट किल्ड स्मूथ जिसने आर को चेंज कर दिया, आर स्ट्रेन को, और ऐसा बिहेव करवाया जैसे कि वो स्मूथ स्ट्रेन हो। तो दिस मीन्स वो क्या था, वो लेटर ऑन डिस्कवर हुआ था, दैट वाज द डीएनए, और वो डीएनए ट्रांसफ़र हो गया फ्रॉम द हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन टू द आर स्ट्रेन, ड्यू टू विच आर स्ट्रेन बिहेव्ड एज अ स्मूथ स्ट्रेन। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल उसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि डीएनए एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो गया विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। The gene encoding resistant to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol or tetracycline, they are considered useful selectable marker for the E. coli. और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है तो हम उसके बाद सेलेक्ट करते हैं whether the E. coli or the bacterium is transformant or not. Now next topic is competent host. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने टारगेट डीएनए को बेटे कट किया विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ऐसे ही हमने प्लाज्मिड को कट किया विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और प्लाज्मिड को हमने इस तरह से कट करना है कि कोई एक सेलेक्टेबल मार्कर के बीच में वो साइट हो, वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट हो। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है दैट मस्ट बी विद इन द सेलेक्टेबल मार्कर ऑफ द प्लाज्मिड। अब दोनों को कट करने के बाद हमने इनको ज्वाइन करवाया था विद द डीएनए लाइगेज, तो जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बना दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हमें इंसर्ट करवाना था विद इन द होस्ट सेल। और यहाँ मैंने आपको बताया था हम होस्ट सेल किसको यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर ई कोलाई को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ई कोलाई का जो रिप्रोड्यूस करने का या उसका मल्टीप्लाई करने का जो साइकिल है दैट इज़ ओनली 20 मिनट्स की, वो विद इन 20 मिनट्स डबल हो जाएगा उसका नंबर जो है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग ई कोलाई। बट यहाँ एक चीज़ आपने ध्यान देनी है कि ई कोलाई के बाहर भी सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल है। सेल वॉल तो फुली परमिएबल रहती है बट सेल मेम्ब्रेन फुली परमिएबल नहीं होती, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। और जो डीएनए है दैट इज़ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल मीन्स वाटर सॉल्युबल, तो इट कांट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स मॉलिक्यूल को तो आसानी से क्रॉस करने देती है बट हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को नहीं करने देती। तो हमें बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, उसको इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो इस डीएनए को, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, उसको अपने अंदर ले ले। तो कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं टू मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट? वी कैन यूज़ हीट शॉक मैथड, वी कैन यूज़ जीन गन मैथड, वी कैन यूज़ माइक्रो इंजेक्शन मैथड। इनको हम अब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ हीट शॉक मैथड? हीट शॉक मैथड में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फोर्स करते हैं विद इन द सेल, इसको हम सेल के साथ इंक्यूबेट कर देते हैं। जैसे ई कोलाई सेल के साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम इंक्यूबेट करेंगे, सबसे पहले उसे आइस पे रखेंगे, फिर उसके बाद एकदम से उसको हीट शॉक ट्रीटमेंट देंगे, दैट कि हम टेम्परेचर बेटे राइज कर देंगे, 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले जाएंगे, एंड देन पुटिंग इट बैक ऑन टू द आइस। तो ये एक तरह की हीट शॉक ट्रीटमेंट है फॉर द बैक्टीरिया, जिसके कारण से उसकी जो मेम्ब्रेन है वो पोरस हो जाएगी एंड इट विल टेक अप दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ पर हम उसको ट्रीट भी करवा सकते हैं विद द डाइवेलेंट कैटायंस लाइक कैल्शियम आयंस विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, जिसके कारण से जो डीएनए है दैट विल एफिशिएंटली एंटर इनटू द बैक्टीरिया थ्रू द पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन। Now next, this slide is about the heat shock treatment method. Here you can see the starter plate कि ई कोलाई को हमने कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ कोल्ड पे रखा, दैट इज़ आइस पे रखा, दैट इज हैविंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। देन हम इसको टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देंगे, दैट इज़ 42 डिग्री सेल्सियस। देन अगेन पुट इट इनटू द आइस एंड ड्यू टू दिस ट्रीटमेंट what will happen? The cell E. coli will take up the recombinant
DNA into it. Next method is the microinjection method. In this method, the recombinant DNA is directly inserted or injected into the nucleus of animal cell. अगर आपसे पूछा जाए कि आपने अगर एनिमल सेल में किसी वो था हीट शॉक मेथड था कि बैक्टीरियल सेल के अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल रहे थे, बट अगर आपने एनिमल सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना है तो विच मेथड यू विल यूज़ माइक्रो इंजेक्शन. और इस मेथड से सीधा एनिमल सेल के न्यूक्लियस के पास वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसमें इंसर्ट किया जाएगा. हियर यू कैन सी इन द डायग्राम कि एक होल्डिंग माइक्रोपिपेट है जो कि किसको होल्ड करके रखिए, होस्ट सेल को, विच इज़ द एनिमल सेल, और माइक्रो इंजेक्शन नीडल से फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जा रहा है विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल. नेक्स्ट मैथड इज द जीन गन और द बायोलिस्टिक मैथड. ये मैथड हम तब यूज़ करते हैं अगर हमने प्लांट सेल के अंदर कोई मटेरियल डालना है. हियर यू कैन सी इन द डायग्राम टारगेट प्लांट सेल. इस मैथड में हम क्या करते हैं, सेल्स मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बम्बार्ड करते हैं विद द हाई सेल को बम्बार्ड करते हैं विद द हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, और वो कोटेड होता है विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. Here the DNA is the recombinant one that is coated with the recombinant DNA. यहाँ डायग्राम में जीन गन बैरल दिखा रखा है, उसकी प्लास्टिक डिस्क विद द DNA coated particles, coated gold particles, डिस्क stopped by the screen, और वो DNA particles बम्बार्ड किस पर किए जा रहे हैं, to the target plant cell. Now next is disarmed pathogen vectors. These can also be used for making the host competent. These can also be used for transferring the recombinant DNA into the host cell. जैसे कि हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, we use TI plasmid for this purpose. Now next is cell, एनिमल सेल है, चाहे प्लांट सेल है, चाहे बैक्टीरियल सेल है. जब उसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लिया बेटा, देन इट इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेंट. अब हमें सेलेक्ट करना है वेदर द सेल इज ट्रांसफॉर्मेंट और नॉट. तो यहाँ जो एक्सप्लेन किया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल, दैट इज रिलेटेड टू द बैक्टीरियल सेल, कि बैक्टीरियल सेल अब ट्रांसफॉर्मेंट बन चुका है या नहीं. तो वी विल यूज़ टू मैथड्स फॉर इट. वन इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हम डिटेक्ट करेंगे. अगर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उसमें एज सच एक्टिव है, वो सेंसिटिव नहीं बना, तो दिस मीन्स कि वो, आपको पता है कि जैसे प्लाज्मिड में दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, वन इज PBR322 में वन इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, अदर वन इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. तो अगर ये जीन दोनों के दोनों रेजिस्टेंट जीन अपने फुली फंक्शनल स्टेट में है, तो दिस मीन्स ये रिकॉम्बिनेंट नहीं बना है, क्योंकि हमने कहा था हमने रिकॉम्बिनेंट बनाते हुए टारगेट डीएनए को कहाँ पर डालना है, टारगेट डीएनए को वन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट करके वहाँ इंसर्ट करना है. तो फर्स्ट मेथड इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विच हेल्प इन सेलेक्टिंग द रिकॉम्बिनेंट. रिकॉम्बिनेंट ओवर हियर मीन्स ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. यहाँ पर हमने एलियन डीएनए कौन है, फॉरेन डीएनए, और द टारगेट डीएनए और द जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसकी हमने लाइगेशन, उसको कहाँ पर जोड़ा था हमने, एट द रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स. जैसे कि मान लीजिए हमने फॉरेन डीएनए BAM-H1 साइट पे डाला. BAM-H1 साइट अगर आपको याद हो तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पर होती है, उसके बीच में होती है इन द वेक्टर in the plasmid PBR322. तो जब आपने ऐसा किया तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इस फ्लो चार्ट में इस डायग्राम में डिपिक्ट किया हुआ है. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेंट सेल एंड दिस इज द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल. आपको ये दिखाई तो दे नहीं रहा, तो आपने क्या करना है, न्यूट्रिएंट मीडियम में एम्पिसिलिन डाल दी विच इज़ एन एंटीबायोटिक, और इस बैक्टीरिया को ग्रो करवाया उसके ऊपर. आपको देखिए यहाँ पर मल्टीपल कॉलोनीज मिलेंगी ओवरनाइट ग्रोथ करवाने के बाद. यहाँ पर आपको ओवर ग्रोथ्स दिखेंगी. वो ओवर ग्रोथ्स क्या हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है. अब इस बैक्टीरिया में से कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, वो हमें पता चलाना है. ये सारी जो कॉलोनीज़ हैं, अब इसका हम एक रेप्लिका बनाएंगे. हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि सारी कॉलोनीज़ एम्पिसिलिन मीडियम पर आ गई. इसका हमने अब रेप्लिका बनाया बेटे. रेप्लिका बनाने के लिए वी विल यूज़ वुडन ब्लॉक. वुडन ब्लॉक को हम कॉलोनीज़ के ऊपर टच करेंगे और
ये कॉलोनीज यहाँ देखिए, वुडन ब्लॉक के नीचे देखिए आपको छोटी छोटी लाइंस दिखाई दे रही हैं। ये कॉलोनीज यहाँ पर अटैच हो गई हैं वुडन ब्लॉक को। अब हम इसको दूसरी कल्चर प्लेट के ऊपर टच करवाएंगे। इस कल्चर प्लेट के ऊपर टेट्रासाइक्लिन है। इस कल्चर प्लेट में न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ क्या है, टेट्रासाइक्लिन। तो आप देखिए इनको जब इंक्यूबेट किया तो टेट्रासाइक्लिन पर सिर्फ 2 कॉलोनीज ही ग्रो कर पाई, मिडल वाली 3 नहीं कर पाई। ये मिडल वाली 3 जो हैं ये इस पे ग्रो नहीं करी हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो मिडल वाली 3 थी दे आर द ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया जो ग्रो कर गई, दे आर द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ट्रांसफॉर्मेंट की ज़रूरत है। और ट्रांसफॉर्मेंट कौन सी थी, वो मिडल वाली 3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो मिडल वाली 3 हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी हैं, उनका टेट्रासाइक्लिन पर वो ग्रो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनका जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है उसमें तो कट हो चुका था, उसमें तो हमने फॉरेन डीएनए डाल दिया था, जिसके कारण से उनकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ख़त्म हो चुकी हैं। नाउ दे आर टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव एंड दैट्स वाई वो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग कल्चर मीडियम पे ग्रो नहीं कर पाई। Here the description is given that the recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of the foreign DNA. और जो transformant है growing on the ampicillin containing medium, when they are transferred to the medium containing tetracycline, the recombinant can grow in the ampicillin containing medium but not on that which contain the tetracycline. The non-recombinant will grow on the medium containing both the, जो non-recombinant है वो दोनों एंटीबायोटिक कंटेनिंग कल्चर्स पर ग्रो कर पा रहा है। इन दिस एग्जाम्पल हमने जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बेटे यूज़ किया था इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट, वो कौन सा था, दैट वाज टेट्रासाइक्लिन, और वो इनएक्टिवेटेड हो गया ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द एलियन डीएनए एंड दस इज हेल्पिंग इन सेलेक्शन ऑफ द recombinant. Now selection of the recombinant due to inactivation of एंटीबायोटिक्स, ये थोड़ा सा एक टफ प्रोसीजर रहता है क्योंकि आपको यहाँ पर 2 कल्चर प्लेट लगानी पड़ेंगी और इसमें एरर होने के चांसेस रहते हैं। देयरफॉर देयर इज़ एन अल्टरनेटिव मेथड वेयर द सेलेक्टेबल मार्कर्स आर डेवलप्ड which differentiate between the transformant or we can say recombinant from the non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. What are chromogenic substrate? ऐसे substrate बेटे जब when these substrate will acted upon by a certain enzyme, they will produce colored products. कि उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे ना वो कलर्ड होंगे, जिससे आपको क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाओगे आप वेदर द सेल इज रिकॉम्बिनेंट और नॉट। तो दिस मेथड इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यहाँ पर हम टारगेट डीएनए जो है उसे इंसर्ट करने जा रहे हैं विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। हियर यू कैन सी बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम बेटे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है, मीन्स ऐसे सबस्ट्रेट पर जब ये एक्ट करेगा तो इट विल प्रोड्यूस कलर्ड प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का कलर क्या होगा, ब्लू। तो द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनीज। अगर प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड ऐसा प्लाज्मिड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं जिसमें ये एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोडिंग जीन है, ऐसा प्लाज्मिड जिसमें एक जीन है जो किस एंजाइम के लिए कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। अब जब हम इस प्लाज्मिड को यूज़ करेंगे तो हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि हमने कट कहाँ देना है, हमने कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करना है और कहाँ कट हो। हमने ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करना है जो इस एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कट कर दे, क्योंकि अगर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज कट हो जाएगा तो फिर ये सबस्ट्रेट के साथ क्रोमोजेनिक प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, मतलब कलर नहीं देगा प्रोडक्ट के साथ। तो हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कट अगर कर दिया, यहाँ पर अपना फॉरेन डीएनए डाल दिया, अब जिस भी बेटे बैक्टीरियल सेल के अंदर ये वाला प्लाज्मिड जाएगा, अगर उस पर वो सबस्ट्रेट डाला जाए जो कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है तो कलर नहीं आएगा, वाइट कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी, और अगर वाइट कॉलोनीज प्रोड्यूस होती हैं तो हम कहेंगे ये रिकॉम्बिनेंट है, और अगर ब्लू कलर कॉलोनीज में ब्लू कलर प्रोड्यूस होते तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा है, दैट इज़ द नॉन रिकॉम्बिनेंट वन। और ये ब्लू कलर कॉलोनी या वाइट कलर कॉलोनीज कब प्रोड्यूस होंगी, ऑन द एडिशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ये आपने ध्यान में रखना है। मैं अब ये जो लिखा है उसको आपको पढ़ के समझा रही हूँ। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट,
इंसर्ट यहाँ पर क्या है, फॉरेन डीएनए. Presence of insert result into insertional inactivation of the beta galactosidase and the colonies will not produce any color. These can be identified as recombinant colonies. Here in this diagram you can see foreign DNA insert, और ये हमने जो DNA insert किया है उसे कहाँ किया है, LAC-Z जीन पर. LAC-Z, LAC-Z that code for beta galactosidase. तो हमने ये बीटा गलेक्टोसाइडेज कोडिंग जीन के अंदर कट कर दिया और वहाँ पर क्या इंसर्ट कर दिए, फॉरेन डीएनए. अब इसको जब हमने ग्रो करवाया तो मैंने आपको बताया था कि इट विल प्रोड्यूस ब्लू कलर कॉलोनीज. जब आप इस पे ग्रो करवाएंगे कल्चर मीडियम पे, साथ में सबस्ट्रेट डालेंगे, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ब्लू कलर. पर अगर ब्लू कलर नहीं आता, वाइट आता है, यहाँ येलो दिखा रखा है बट यू कैन राइट, अगर कोई कलर नहीं आता तो दिस मीन्स LAC-Z gene या LAC-Z gene which code for beta galactosidase is split due to the insertion of the foreign DNA, therefore no colored product is obtained. और इसमें आप बड़ी आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. अगर ब्लू कॉलोनीज आई तो वो क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और अगर वाइट कॉलोनीज आई तो वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट. दैट मीन्स कि प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट हुआ है. लेट्स रिकैपिचुलेट. Today we have learnt selection and isolation of the DNA. Firstly, we will isolate the DNA from the cell by using a method in which we use enzymes, RNAs, proteinases and lipases, and we use chilled ethanol which cause the precipitation of the DNA. This DNA is then treated with the restriction enzymes so that fragments of the DNA will be obtained, and the fragments of DNA then are run on the gel electrophoretic apparatus which contain agarose gel, and due to the sieving effect of the agarose and due to the negative charge on the DNA will move toward the positive electrode. The larger fragment will remain on the upper side of the gel, whereas the smaller fragments will move to the farthest. And after the running of the DNA sample on the gel, we will elute out the specific gel fragment after staining it with the ethidium bromide and exposing that to the ultraviolet radiations. After elution of the DNA fragment, we will purify it and use it for the recombinant DNA technology. Then we have learnt about transformation, that is transfer of DNA from one cell to the another, and the ways to make host competent. That how can we make the host competent? Host can be the E. coli, can be the animal cell, or it can be the plant cell. बट यहाँ जो मैंने मेन मेथड्स आपको बताए हैं, ये मेनली ज़्यादातर बेटे बैक्टीरियल सेल हमने यूज़ किया है ज़्यादातर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में. रीज़न भी मैंने आपको बताया कि वो जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं. पर अगर आपको तीनों सेल्स में से कोई भी सेल अगर यूज़ करना है तो उसके लिए अलग अलग मेथड है. जैसे कि अगर आपने बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है तो यू विल यूज़ हीट शॉक मेथड, जिसमें आप उसको आइस पे रख कर डाइवेलेंट आयंस जैसे कि कैल्शियम से ट्रीट करवा कर एकदम से हीट शॉक देंगे एंड देन अगेन पुट इट ऑन द आइस बैग. तो जो उसकी वॉल और मेम्ब्रेन है दैट विल बिकम पोरस और वो ईजिली से आसानी से डीएनए ले लेगी. द नेक्स्ट मेथड वी हैव डन माइक्रो इंजेक्शन, जो हम यूज़ करते हैं फॉर इंसर्टिंग द डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द एनिमल सेल. सीधा हम न्यूक्लियस ऑफ द सेल में इंजेक्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को. नेक्स्ट मेथड वी हैव डन जीन गन मेथड, जिसमें हम गोल्ड कोटेड पार्टिकल्स के साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है दैट इज बम्बार्डेड ऑन द प्लांट सेल और वो प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव डन सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें हमने दो मेथड्स किए कि अगर तो एंटीबायोटिक इनएक्टिवेशन हुई है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर अगर फॉरेन डीएनए हमने लाइगेट करवाया है तो दैट रिकॉम्बिनेंट विल बिकम एंटीबायोटिक सेंसिटिव नाउ. जैसे अगर मैंने एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दो जीन्स हैं, रेसिस्टेंट जीन्स हैं प्लाज्मिड के पास, इनमें से मैंने किसी एक में, मान लो मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में फॉरेन डीएनए लाइगेट करवाया है तो दिस प्लाज्मिड विल बिकम टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव नाउ. और जब ये ई कोलाई में जाएगा तो वो ई कोलाई
कल्चर मीडियम पे ग्रो कर जाएगा एम्पिसिलिन के, बट कांट ग्रो ऑन द मीडियम, कल्चर मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। जबकि नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों पे ग्रो कर पाएगा, एम्पिसिलिन पे भी और टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग कल्चर मीडियम पे भी। नेक्स्ट वी हैव डन द अनदर मेथड जिसमें हमने क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यूज़ किया था। इसमें हमने जो वेक्टर लिया है उसके अंदर एक जीन है, जीन कोडिंग फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और उस जीन का नाम क्या था, लैक-जी जीन, लैक-जेड से रिप्रेजेंट किया हुआ था उससे। ये एंजाइम सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है एंड इट विल प्रोड्यूस ब्लू कलर प्रोडक्ट। तो अगर तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हम जब इस प्लाज्मिड को कट करते हैं विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसमें हम फॉरेन डीएनए लाइगेट करवाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि इसके बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम वाले जीन में लाइगेट हो, जिसके कारण से अब ये एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा। और अब अगर आप रिकॉम्बिनेंट, अगर आपके पास रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होगा, द बैक्टीरिया कंटेनिंग द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, उसमें आप उसे कल्चर में डालेंगे, उसे कल्चर पे ग्रो करवाएंगे और सबस्ट्रेट डाल देंगे, तो इट विल नॉट प्रोड्यूस ब्लू कलर प्रोडक्ट, क्योंकि उसका जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज दैट इज इनएक्टिव। जबकि नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है दैट विल प्रोड्यूस ब्लू कलर कॉलोनीज। I hope students you enjoyed this. Thank you.